चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ेंगे क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज़ ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल एक्सेस करें सो आपको बेहतरीन कंटेंट अवेलेबल हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट। आज के दिन की शुरुआत 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए, फ्रेश वाटर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और उसका मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी अवेयरनेस भी। इसके लिए 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो यूएनसीईडी था, जिसका मीटिंग 1992 में रायो डी जेनेरियो में था, उसमें डिस्कशन हुआ था वर्ल्ड वाटर डे के लेके। उसके बाद 1993 में इसे पहली बार ऑब्जर्व भी किया गया वर्ल्ड वाटर डे को, और इसको शेड्यूल 21 में डाला गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में प्राइम मिनिस्टर मोदी और ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट का मीटिंग हुआ है, कब? तो ये वर्चुअल मीटिंग जो है 21 मार्च को हुआ है, तो उसका पूरा डिटेल जान लेते हैं। देखिए, ये जो मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और ऑस्ट्रेलिया काउंटर पार्ट जो है स्कॉट मॉरिसन के बीच में हुई है। ठीक है, वर्चुअल समिट था। इससे पहले जो समिट हुआ था ये जून 2020 में हुआ था, जिसमें रिलेशनशिप को एक्सटेंड करके कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की कैटेगरी में लाया गया था। अभी ये जो वर्चुअल मीटिंग है इसमें डिस्कशन जो है वाइड रेंज पे हुआ है, जैसे डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक जो मटेरियल्स हैं, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों पे हुआ। कोविड-19 के दौरान भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो कंटिन्यू रही है, ट्रेड कंटिन्यू रहा है, तो इसके ऊपर और भी वर्क कर सकते हैं हम और एक अच्छा जो है ट्रेड क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल फिलहाल में कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिसने मेड इन इंडिया को प्रमोट किया है, सेल्फ लैंड को? तो जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा किया गया, कहाँ पर? तो इसका जो पूरा ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कहाँ पे दी गई हैं? हाल फिलहाल में इसका एक इनॉग्रेशन हुआ था। गुरुदेव शास्त्री महाराज जो हैं, इनका एक गुरुकुल जो प्रथम नाम है, इसको अहमदाबाद गुजरात में इनॉग्रेट किया गया। तो ये जो 6 वॉल्यूम जो है इनॉग्रेट किए गए हैं, ठीक है, श्री धर्म जीवन गाथा के, इसके दौरान ही नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रमोट किया है कि हमें इंडिया में सेल्फ रिलायंट होना ज़रूरी है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को यूज़ करना ज़रूरी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको प्रमोट किया गया कि ये भी इन्हीं के जो टीचिंग्स हैं उसी का ही भाग है। और जो बुक लॉन्च की गई है वो है श्री धर्म जीवन गाथा, जिसमें 6 वॉल्यूम लॉन्च किए गए हैं, जिसमें 4000 पन्ने हैं। और ठीक है, ग्रैंड सेरेमनी इसकी सीजीवी अहमदाबाद गुजरात में हुई थी, जो मैंने आपको अभी बताया है, इंपॉर्टेंट है। ये फाउंडर थे, ठीक है, गुरुदेव शाहजी महाराज की अगर बात करें तो ये फाउंडर थे गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम के, जो कि फेमस वन है गुजरात में। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल, ईपीएफओ ने हाल फिलहाल में कितने सब्सक्राइबर ऐड कर लिए हैं? तो ईपीएफओ ने 15.29 लाख जो सब्सक्राइबर ऐड कर लिए हैं एज ऑन डाटा जो अभी दिया गया है। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने 15,29,000 के करीब जो है न्यू सब्सक्राइबर ऐड करे हैं, जो कि एक तरीके से इंक्रीजिंग पे रोल है, इंक्रीज हो रहे हैं सब्सक्राइबर। एडिशन एक अच्छे तरीके से हो रहा है। अगर हम कंपेयर करें दिसंबर से, उसके बाद जनवरी और अभी फेब में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, जिसमें से जो 15,29,000 है, जिसमें से 8,64,000 तो वो हैं जो कि रजिस्टर्ड हो चुके हैं सोशल सिक्योरिटी एम्बिट में, जो ईपीएफओ का 1952 एक्ट के तहत है, पहली बार इसमें एम्बिट हुआ है। अगर ईपीएफओ की बात करें तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है और रिस्पॉन्सिबल है और मैनेज करती है प्रोविडेंट फंड्स इंडिया में जितने भी हैं, और इवन जो है ये मैनेज करते हैं सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जो कि इंडिया बाकी देशों के साथ करता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग ने ऑर्गेनाइज 5th एडिशन वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड का, तो ये 21 मार्च को ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें बहुत सारी डिटेल देखने को मिल सकती है। नीति आयोग ने ये जो वुमेन एंटरप्राइजेस प्लेटफॉर्म है, इसको ऑर्गेनाइज, इसका 5th एडिशन जो है ऑर्गेनाइज किया है, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड। और ये जो हमारे 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी का अमृत महोत्सव है, उससे भी कोइंसाइड करता है, तो और ज़्यादा इस पर फोकस किया गया, सेलिब्रेट किया गया है सशक्त और समर्थ भारत ये। और इवन नीति आयोग के जो सीईओ अमिताभ कांत, सीनियर एडवाइज़र अन्ना रॉय और यूएस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इंडिया जो हैं शोम्बी शार्प, इनके ऊपर आ सकता है कि हु इज़ द यूएस कोऑर्डिनेटर इन इंडिया, तो शोम्बी शार्प इसका याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये सब प्रेजेंट थे इस पूरे मीटिंग में। जो नीति आयोग के जितने भी इनिशिएटिव हैं जो कि वुमेन्स को प्रमोट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, उन सभी के ऊपर फोकस किया। अगर नीति आयोग के कुछ इनिशिएटिव की बात करें तो पहला है 15 ईयर रोड मैप, दूसरा 7 ईयर विजन स्ट्रेटजी, तीसरा एक्शन प्लान और अमृत डिजिटल इंडिया, और उसके बाद अटल इनोवेशन मिशन, मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म। ये कुछ फेमस जो इनिशिएटिव हैं नीति आयोग के, जिसके बारे में पता होना चाहिए। रिसेंटली कौन सी कंट्री प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को प्रेस किया?
ठीक है। पाकिस्तान ने डेफिनेटली, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा जब इनिशिएटिव लिया गया था रशिया को सपोर्ट करने का और एब्सटेंड होने का, तो उसकी वजह से जो है इन पे क्या बोलते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन लगा दिया गया इनकी सरकार पे, जो कि वोटिंग उसकी 25 मार्च को होने वाली है। तो इस वजह से ये नाराज़ हैं अपनी गवर्नमेंट से, और जो है इंडिया के जैसे फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में सेंटर के पास फ्री हैंड है, कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी का, ठीक है, फ्री हैंड है। और पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी में हमेशा सेंटर के फ्री हैंड होने चाहिए। तो इस वजह से इन्होंने जो है अप्रिशिएट किया है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, और जो है अपनी जो कंट्री की फॉरेन पॉलिसी है उससे वैसे भी नाराज़ हैं। देखते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, बांग्लादेश यूएसए के बीच में कौन सी पार्टनरशिप डायलॉग हुए हैं ढाका में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 8th पार्टनरशिप डायलॉग हुए हैं यूएस और बांग्लादेश के बीच में, जिसमें बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी मसूद बिन मोमेन है इनके द्वारा, और यूएस के अंडर सेक्रेटरी पॉलिटिकल अफेयर विक्टोरिया जो न्यूलैंड है, इनके बीच में डिस्कशन हुआ है। डिस्कशन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स पे हुआ। और उसके अलावा जो है, जैसे यूएसए ने सैंक्शन लगा रखा है, ट्रेजरी सैंक्शन लगा रखे हैं बांग्लादेश की जो रैपिड एक्शन बटालियन है, और इस पे डिस्कशन किया गया कि ये जो सैंक्शन है ये हटाया जाए, अदरवाइज़ ये अपनी सिक्योरिटीज़ को और जो है स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे। इन सब चीज़ों पर डिस्कशन किया गया है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, यमन हुती रेबल्स जो है इन्होंने हाल फिलहाल में एक ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक अटैक कहाँ पे किया है, तो सऊदी अरेबिया में। ये एक तरीके से क्लियर कट कहता है कि जो सऊदी अरेबिया की एयर डिफेंस में कुछ तो लैक हैं जिसकी वजह से ऐसा अटैक हो रहा है। तो यमन हुती जो है इन्होंने इंटेंस जो है ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक करी हैं सऊदी अरेबिया की क्रिटिकल एनर्जी फैसिलिटीज़ पे, जहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन होता है। और ये जो है रेड सी के नियर बाय है, सदर्न रेड सी के नियर बाय है, और ऐसा नहीं है कि कोई नुकसान हुआ है। तो जो ऑयल जेंट है, जो अरमैको सीईओ हैं आमिन एच नसर, इनके द्वारा स्टेटमेंट दी गई कि कोई ऑयल सप्लाई को नुकसान नहीं हुआ है, किसी तरीके का जो है कैजुअलिटी भी नहीं हुई है। लेकिन हाँ, ये एक तरीके से एयर डिफेंस लैक है जिसको जो है सऊदी अरेबिया को देखना चाहिए, सिविलियंस की सेफ्टी ज़रूरी होती है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली कौन सी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं जिन्होंने एससीओ सेक्रेटरी जनरल से मीट किया है, तो चाइना ने। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एससीओ जो है सेक्रेटरी जनरल कौन है। तो ध्यान रखिएगा, चाइना के जो स्टेट काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी हैं, इनके द्वारा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल यांग मिंग के द्वारा जो है बातचीत की गई बीजिंग में। ये बीजिंग में जो बातचीत है, पहला तो यूक्रेन के क्राइसिस पे हुई है कि किस तरीके से ग्लोबल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी को बनाए रखना एससीओ की भी जिम्मेदारी है, इस पर डिस्कशन किया गया। और उसके अलावा जो है इन्होंने इस चीज़ को प्रमोट किया है कि कोल्ड वॉर जैसी मेंटेलिटी जो आज के समय में बन रही है, सैंक्शन लगाए जा रहे हैं हर एक देश के ऊपर, ठीक है, बेसिकली रशिया के ऊपर लगाए जा रहे हैं, चाइना के ऊपर लगाए जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को रोकना ज़रूरी है। क्योंकि जो है कंट्रीज़ की स्टेबिलिटी जो है बरकरार तभी रहेगी जब सैंक्शन नहीं होंगे, क्योंकि सैंक्शन होते हैं तो इकोनॉमिक लॉसेस बहुत सारे होते हैं। तो इस चीज़ पर डिस्कस करना ज़रूरी, तो यही सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है, कौन सी जो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा न्यू मुगल स्टाइल हेरिटेज पार्क पुरानी दिल्ली में इनोग्रेट किया गया है, तो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ही किया गया है। तो ये एक मुगल स्टाइल बराबरी जो रिच स्टॉक फ्लावर्स, मतलब फ्लावर्स बहुत सारे होते हैं, एक हेरिटेज थीम पार्क लॉन्च किया गया, कहाँ पे, जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली, जिसे राष्ट्रपति जी ने ही इनोग्रेट किया है। ये अभी अनवील किया गया है, इनमें इधर राष्ट्रपति जी ने ब्रीफ विजिट भी किया था। और इसमें जो अमाउंट लगा है, जो रिमेनिंग अमाउंट है, जैसे ये अर्बन रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के अंडर आता है, जिसमें 2.25 एकड़ का जो एस्टिमेट 10 करोड़ का अमाउंट होगा जो कि लगने वाला है। तो ये किसके अंडर हो रहा है, इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी, नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फंड के अंडर जो है इसे जो है स्टार्ट किया गया है ना, जिसमें बहुत सारे गार्डन्स बनाए गए, रेड स्टोन यूज़ किया गया, वाइट मार्बल यूज़ किया गया, ठीक है, धौलपुर स्टोन यूज़ किया गया, अलग अलग यूनिक चीज़ें जो हेरिटेज होता था उसी को यूज़ किया गया। देखिए बिडेन कहाँ पे ट्रैवल करने वाले हैं यूक्रेन की क्राइसिस को डिस्कस करने के लिए, तो पोलैंड में। देखिए बिडेन हर जगह डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है, और ब्लेम कर रहे हैं रशिया को कि ह्यूमैनिटेरियन और ह्यूमन क्राइसिस लाने वाले रशिया को, ठीक है, किसी तरीके से सही किया जाए सैंक्शन लगा के। तो लगवा ही दिए इतने सारे सैंक्शन, ठीक है। लेकिन अभी जैसे अभी जो है बिडेन नाटो विजिट कर रहे हैं, G7 विजिट कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन, उसके बाद ये पोलैंड विजिट करने वाले हैं फॉर द फर्दर डिस्कशन कि किस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को जो है रोका जा सकता है, किस तरीके से लोगों की, यूक्रेनियंस की मदद की जा सकती है और रशिया को, ठीक है, सेंटर आउट किया जा सकता है। तो इस चीज़ के लिए विजिट हो रहा है। तो हमें बस इतना पता होना चाहिए कौन सा व्यक्ति कहाँ विजिट कर रहा है, कब विजिट कर रहा है, किस वजह से विजिट कर रहा है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, रिसेंटली कौन सी कंट्री ने डिक्लेयर किया रोहिंग्या रिप्रेशन को जेनोसाइड का नाम दिया है, तो इससे पहले नहीं दिया था, अब दिया यूएसए।
देना बहुत पहले चाहिए था। देखिए बिडेन के एडमिनिस्ट्रेशन पहले, ठीक है, रोंगियास ने रिक्वेस्ट जो है ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन से भी करी थी कि जेनोसाइड का नाम दिया जाए, क्योंकि डिक्टेट करना ज़रूरी होता है। अब बिडेन के एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करी है, तो अब बिडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने बेसिकली, मैं कह सकता हूँ कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो एंटनी ब्लिंकन है, इन्होंने इस चीज़ को, ठीक है, अभी यूएस हॉलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम में जो है इस चीज़ को डेजिग्नेट किया कि जो रोहिंग्यास के साथ हो रहा है वो एक तरीके से जेनोसाइड है, ठीक है, उसको रोकना जरूरी है। आप सभी जानते हैं म्यांमार में मिलिट्री जो है रूल चल रहा है और नोबेल प्राइज़ विनर्स तक को जो है क्या बोलते हैं, जेल में बंद किया गया है। तो ये बहुत ही बुरी बात है ना। तो रोहिंग्यास की इथनिक माइनॉरिटी हैं, उनकी सेफ्टी भी ज़रूरी है, तो इस चीज़ पर डिस्कस किया जाएगा अब और आगे हैं। और बहुत सारे सैंक्शन बांग्लादेश पे वैसे भी लगाए गए हैं इसी वजह से। चलिए, और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वहाँ पे भी डिस्कशन चल रहा है। क्विक पॉइंट देखिए, रशिया के बाद कौन से देश ने इंडिया को ऑफर किया क्रूड ऑयल? तो ईरान ने, ठीक है। कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी को थैंक किया है यूक्रेन की क्राइसिस में उनकी मदद करने के लिए? तो बांग्लादेश, ठीक है। रिसेंटली गौतम अदानी जो है पार्टनरशिप एक्सप्लोर कर रहे हैं कौन सी कंपनी के साथ? सऊदी अरब को। ये अभी आपके सामने डिस्कस भी हुआ था इसी के ऊपर, जहाँ पे अटैक हुआ। देखिए कल मैंने एक सवाल पूछा था, कौन सा ईयर है जिसमें ब्रिटिश क्राउन रूल एस्टेब्लिश हो गया था? तो ऑब्वियसली 1857 के रिवोल्ट के बाद 1858। तो वेदांत सिन्हा के द्वारा बिल्कुल सही आंसर। आज का सवाल, ऑयल और पेट्रोल केमिकल नेम है, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ ऑयल और पेट्रोल? तो डिटेल तरीके से कमेंट बॉक्स में बताइए। ये टेलीग्राम चैनल इसलिए एक्सेस करें, देखिए मैं यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट डालता हूँ, पीडीएफ्स तो सारी इसमें आती हैं, उसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो आपको मिल पाता है इसी टेलीग्राम चैनल से। सर्च करें अमन सर वाईफाई स्टूडियो, इससे जुड़े। हम जो ये स्कॉलरशिप टेस्ट है इसको जरूर अटैम्प्ट करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूटिलाइज करिए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लक्ष्य बैच आ रहा है आप सभी के लिए, जिसमें आप किसी भी एग्ज़ाम में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेते समय बच्चों को चाहिए होता है कि डिस्काउंट होने चाहिए, तो डेफिनेटली लाइव अमन यूज़ करिए, कहीं पे भी डिस्काउंट लीजिए। इतने सारे कोर्सेज़ है, अनअकैडमी का जो भी कोर्सेज होगा उसमें लाइव अमन कोड यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे जब रेफरल कोड में आप लाइव अमन कोड लगाओगे, आपके ऑटोमेटिक डिस्काउंट होंगे जितने मैक्सिमम पॉसिबल हैं। तो इसे यूटिलाइज़ करिए और सक्सेसफुल होइए। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।